पनामा पेपर्स के मामले में ईडी के द्वारा जब ऐश्वर्या राय को दिल्ली बुलाया गया तो इस मामले को लेकर के सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने संसद में ऐश्वर्या राय पर टिप्पणियां की, जिससे जया बच्चन बुरी तरह से भड़क जाती हैं। नाराजगी को जाहिर करते हुए कहती हैं कि मुझ पर निजी हमला किया गया है। मैं आपको शराब देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, आप गला ही घोट दीजिए। देखो जया बच्चन जी, कलयुग में जो शराब है ना वो असरदार नहीं होता है। जया बच्चन अपनी इन बातों को लेकर के पत्रकार, सत्ताधारी दल के नेताओं व सोशल मीडिया के यूजर्स और टटपुंजियों के निशाने पर आ गई। देखो न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा कि तो बहुत अहंकारी है। ट्वीट में लिखा कि जया बच्चन के अंदर इतना अहंकार किस बात का? चेयर से ऐसे बात कर रही थी राज्यसभा में मानो कि अपने घर के कर्मचारी पे चिल्ला रही हो। बाहर पत्रकारों से भी उनका व्यवहार इतना ही रूखा बताया जाता है। आगे सुशांत ये भी लिखते हैं कि एक चुनाव ना जीतने वाले नेता में इतना अहंकार। तो सुशांत जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ये बात अभी गलत नहीं है, इसे मैं मानता हूं। देखो दोस्त, जब पोस्ट और पावर आती है ना तो अहंकार ऑटोमेटिकली आ जाता है। अमित शाह को ले लीजिए, सोशल मीडिया पर क्या तकलीफ है भाई, इस तरह के जो वीडियोस आपने देखे होंगे, रोजर दैट। लेकिन गलत बात को गलत नहीं कहना भी तो गलत है सर। मैंने सुशांत जी आपको हमेशा कटाक्ष करते देखा, फैक्ट के साथ देखा है, लेकिन वो भी सिर्फ विपक्ष तक ही रह जाता है, सरकार से नहीं है। आप तो अपने आप को एक ऑलराउंडर पत्रकार कहते हैं सर। एक ट्विटर टाइमलाइन ही आप बताती है कि आप ऑलराउंडर पत्रकार हैं। एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर को गोवा के दौरे पर थे। उन्होंने बताया कि मुगलों के राज में पुर्तगाल के अधीन हुआ था गोवा। जब ऐसा बयान आता है तो आपकी ऑलराउंडर वाली पत्रकारिता कहां नॉर्मन तेल लेने कौन से खेत में चली जाती है सर? विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, बताइए ना प्लीज। या फिर आपका भी इरादा चुनाव ना जीतने वाले नेता में शामिल होना है, यानी कि स्टूडियो से सीधे राज्यसभा तक? इतिहास को लेकर के आप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? तो सुशांत सर, आपको कम से कम पीएम मोदी के इस बात का फैक्ट चेक करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं वीडियो डालूंगा तो शायद उस बीच आपका ट्वीट करने का मन कर जाए, तो मुझे बता देना। देखो, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि गोवा ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। लेकिन देखो, जो नरेंद्र मोदी जी का जो दावा है वो डलहौजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए। बोले नरेंद्र मोदी जी क्या बात करते हैं, हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। गोवा ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन नहीं गया था जब देश के दूसरे भाग में मुगलों की सल्तनत थी। 1510 में भारत में मुगल नहीं थे। कृपया इतिहास पढ़ें, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं। वहीं राइटर वी कृष्ण अनंत ने भी लिखा, पता होना चाहिए कि मुगल 1510 से कम 15 साल बाद आए थे। अगर बाबरी मस्जिद के निर्माण की तारीख 1527 ली गई थी, या अगर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को मानक माने, तो इतिहास इसी के बारे में होता है। तथ्य पवित्र होते हैं। देखो दोस्त, एक सिंपल सी बात यह है, इतिहासकारों के मुताबिक 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था और मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। इस लड़ाई में बाबर ने जहां तोपों का इस्तेमाल किया था, वहीं लोधी ने हाथियों की परंपरागत ताकत के दम पर जंग लड़ी थी। लेकिन बाबर की सेना लोधी की सेना पर भारी पड़ी। इस लड़ाई में लोधी मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जबकि गोवा में पुर्तगालियों ने 1510 से शासन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 451 सालों के बाद 19 दिसंबर 1961 में गोवा को आजादी मिलती है। तो सुशांत सिन्हा सर, आपका वर्जन क्या है, मैं जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहेंगे। अच्छा, सुशांत सिन्हा को कितने लोग बहुत बेहतरीन पत्रकार मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए बने परिसीमन आयोग में जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे जम्मू कश्मीर में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव है। यह पहली बार है कि जब जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए सीटों को आरक्षित किया जा रहा है। देखो, बताया यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ने से विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो बढ़ करके 90 हो जाएंगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने की उम्मीद है, जबकि यह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जम्मू क्षेत्र में सीट का बढ़ना भाजपा के लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि यहां उसका वोट बैंक है, एक आधार है। इसी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू बाहुल जम्मू डिवीजन की 2 सीटें जम्मू और उधमपुर भाजपा के खाते में गई थी। राज्य की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा की
और पीडीपी ने 3-3 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव तक जम्मू क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चुनावों में भाजपा सीटों के बढ़ाने को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना सकती है, ताकि यह उजागर किया जा सके कि कैसे उसने जम्मू क्षेत्र में सीटों को बढ़ा करके कश्मीर क्षेत्र के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं और सवाल करते हैं कि कश्मीर में भारत समर्थक राजनीति में आखिरी कील जैसी है ना। कोई यह तय तौर पर नहीं बता सकता है कि आखिर दिल्ली ऐसा क्यों करना चाहती है, राजनीति सिर्फ जम्मू में ही बढ़े, जबकि कश्मीर में अगर कोई भारत समर्थित भी है तो उसे ढकेल दिया जाए। अब देखो, कश्मीर के जो नेता हैं वो खफा हैं इस बात से, बोलते कि परसीमन जो है वो 2026 में होना था, अभी आपने क्यों कर दिया परसीमन, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन मिलाकर के बात यह है कि भैया राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2026 में परसीमन तो होना है। तो फिलहाल ये सब कुछ था वीडियो के अंदर। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।